स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आखर ज्ञान में। आज हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान की मृदा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजस्थान का जो भूगोल है उससे रिलेटेड है। और राजस्थान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे हम टॉप लेवल की आरएस से लेकर के कांस्टेबल और अन्य जितनी भी क्लर्क तक की जो भर्तियां हैं, एलएसए है, जो भी है, यानी सारी जितनी भी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जितने भी आपके सामने जो आने वाली अपकमिंग जितने भी वैकेंसीज हैं, उन सभी के अंदर राजस्थान की मृदा का जो विषय टॉपिक जो होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे संबंधित प्रश्न है वो बहुत एग्जाम्स में पूछे गए भी हैं। हम यहाँ पे आज उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का प्रश्न पैटर्न जो है वो रहता है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए हम बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के ऊपर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। और पहले सवाल के साथ में, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन में, हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? पहला प्रश्न आपका है, हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए, हाड़ौती का पठार आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन राजस्थान में कहाँ है। इसकी लोकेशन राजस्थान के अंदर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार, हाड़ा शासक यहाँ पे हुआ करते थे, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो इसके अंदर मृदा का कौन सा प्रकार पाया जाता है, कौन सी मृदा यहाँ पे पाई जाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में आपके सामने ए ऑप्शन वर्टिसोल्स, बी ऑप्शन इंसेप्टिसोल्स, सी ऑप्शन है आपका एल्फिसोल्स और डी ऑप्शन है आपका एंटिसोल्स। ये सभी जो प्रकार हैं ये वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो लेटेस्ट रूप में आजकल पूछा जाता है वो इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी मृदा है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, या हम कहें उसको हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, वह कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्टिसोल्स। ठीक है, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मिट्टी किस प्रकार की होती है? ये आर्द्र और अति आर्द्र, जैसे कि आपको पता होगा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश के अंदर आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु है राजस्थान में, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी ये पाई जाती है। और यहाँ पे इस मिट्टी में क्ले की मात्रा जो है वो अधिकता इसमें पाई जाती है। क्ले, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, या हम अंग्रेजी के अंदर इस प्रकार से लिखें क्ले, CLAY, क्ले इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ मैं आपको वापस पुनः लिख के बता देता हूँ, क्ले। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं क्ले, इसकी मिट्टी में प्रधानता होती है। उसके अलावा हम बात करें इन जिलों की जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो वो है झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, जहाँ पे वर्टिसोल्स टाइप की मिट्टी है वो मिलती है। चलिए, इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस। ठीक है, ये एटलस जो इसरो के द्वारा जारी किया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसके द्वारा ये एटलस है वो जारी किया जाता है। उसके अनुसार राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? ठीक है, इस एटलस के अनुसार, इसरो ने जो एटलस 2007 में जारी किया, उसके अनुसार राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन से इफेक्टेड एरिया, यानी मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है वो कितना है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके सामने देखिए 59% दिया गया है। बी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 65 यानी 65% दिया हुआ है। सी ऑप्शन है 67% और डी ऑप्शन है आपका 70%। तो यहाँ आपको इसमें देखना है कि राजस्थान का हम बात करें, लगभग वैसे तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हम 61% से ऊपर एबो मानते हैं, तो यहाँ पे मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है वो कितना है, वो इसरो ने 2007 के अंदर जो बताया था वह यहाँ पे हो जाएगा 65%। ठीक है, इसरो का जो एटलस जारी हुआ था उसके अनुसार 65% भाग के ऊपर मरुस्थलीकरण से इफेक्टेड राजस्थान का एरिया है, 65। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम, जिसको रेड लोम भी कहते हैं इंग्लिश में, मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, हमको ये बात करना है। और राजस्थान का ये कृषि विभाग के द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया, यानी ये जो लाल लोम मिट्टी का जो प्रकार है वह राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, राजस्थान का जो कृषि विभाग है, उस कृषि विभाग के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके अनुसार यह एक मिट्टी का प्रकार है, लाल लोम मिट्टी, रेड लोम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के किन जिलों के अंदर इस मिट्टी का जो है वो
प्रसार पाया जाता है, मिट्टी इस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने देखिए, ए ऑप्शन उदयपुर और कोटा, बी ऑप्शन भीलवाड़ा और अजमेर, सी ऑप्शन आपका जो कि राजस्थान का दक्षिणी जो भाग के जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और डी ऑप्शन में आपके सामने जयपुर और दौसा जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग के जिले हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, राजस्थान के दक्षिणी जो जिले जहाँ से कर्क रेखा जहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो गुजरती है, उत्तरी अक्षांश, वो दो जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर जहाँ पे लाल लोम, रेड लोम मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता ये है कि इसमें चावल, कपास और मक्का का उत्पादन जो होता है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इस मिट्टी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल्स समूह की मृदा मिलती है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि वैज्ञानिक वर्गीकरण से प्रश्न आजकल खूब सारे आते हैं, है ना। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, तो उसमें जो एंटीशोल्स प्रकार की जो समूह की मृदा है वो राजस्थान के किस प्रदेश में मिलती है। अब यहाँ पे देखिए प्रदेश ऑप्शंस में आपके सामने दिए गए हैं, पूर्वी प्रदेश में मिलती है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका दक्षिणी पूर्वी, और डी ऑप्शन आपका दक्षिणी। यानी राजस्थान के कौन से भाग में, कौन से प्रदेश में एंटीशोल्स प्रकार की मिट्टी है वो मिलती है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी जो राजस्थान का शुष्क पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, मोस्टली भाग है, वहाँ पे एंटीशोल्स प्रकार की यानी हल्के पीले और भूरे रंग की जो मिट्टी है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, एंटीशोल्स प्रकार की मिट्टी यानी कि हल्की पीली भूरी मिट्टी। चलिए इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न, देखिए पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी जो कि हिली एरियाज में होगी, तो इसी बात है, राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं चारों जिनमें आपको हिली एरियाज के जिलों के नाम दिख जाएंगे आपको, लेकिन प्रॉपरली जो है वो विशेषतया हम बात करें कहाँ मिलती है पहाड़ी मध्य राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में सिरोही अजमेर दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका कोटा और सिरोही दिया गया है, सी ऑप्शन उदयपुर कोटा, और डी ऑप्शन आपका है वह सिरोही और उदयपुर दिया गया है। तो यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो सिरोही और उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिरोही और उदयपुर, जहाँ पे अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार है। यानी चौड़ाई के अंदर भी हम बात करें या फिर हम ऊंचाई की बात करें, दोनों के अंदर ही सिरोही और उदयपुर के अंदर जो है वो अरावली पर्वतमाला का अधिक विस्तार है, और इसी भाग के अंदर पहाड़ी मृदा जो है वह पाई जाती है। यदि हम बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की तलहटी के अंदर पहाड़ी मृदा है वो पाई जाती है। चलिए इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी 3rd ग्रेड 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि खसरा किससे संबंधित है। ठीक है, खसरा जो है वो ए ऑप्शन देखिए भूमि का क्षेत्र, बी ऑप्शन है राजकीय कर, ठीक है, और सी ऑप्शन है राजकीय भवन, और डी ऑप्शन है आपका धार्मिक कर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा खसरा जो है वो रिलेटेड है। जैसे पटवारी से रिलेटेड हम बात करें यानी कि राजस्थान के राजस्व विभाग से रिलेटेड एक शब्दावली है खसरा, और खसरा जो है वो भूमि का एक क्षेत्र होता है जिसको हम खसरा कहते हैं। और उसके अलावा आपने एक खसरा का नाम और भी सुना होगा जिसको हम कहते हैं संक्रामक बीमारी, ठीक है, जो कि वायरस से होती है। संक्रामक बीमारी का नाम भी है खसरा, जो कि किससे होती है, रूबेला वायरस से। ठीक है, खसरा एक बीमारी का नाम भी है जो कि किससे होती है, रूबेला वायरस से, यानी वायरस जनित बीमारी है, संक्रामक बीमारी है ये। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि रूबेला वायरस से खसरा होता है। यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे सामने केवल खसरा जो दिया हुआ है वो एक भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए या कौन सी फसल बोई जाती है। राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया प्रश्न था, भूमि की उर्वरता को यानी कि भूमि की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है। ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन उड़द, और डी ऑप्शन है आपका गन्ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उड़द। उड़द एक दलहन फसल है, और उड़द जो है वो एक साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है एक खरीफ की फसल है। ठीक है, उड़द है वो खरीफ की फसल है, और इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग भी किया, इसकी फसल को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या करती है, भूमि को पोषक तत्व प्रदान करती है। तो इसका मतलब है कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाएगी, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाएगी, इसलिए यहाँ पे हम उड़द ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ।
ठीक है मित्रों, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने, मिट्टी के अंदर खारापन और मिट्टी के अंदर जो क्षारीयता की समस्या होती है उसका क्या समाधान हो सकता है। ये समाधान की बात करिए, क्योंकि हमें समस्याओं की तरफ तो ठीक है हमको पता है, लेकिन हमें समाधान की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है समाधान का। देखिए RS 98 के अंदर और राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया प्रश्न है बिल्कुल। और इस प्रश्न को हम यहाँ पे देखिए देखते हैं क्या होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या समाधान होगा इसका। ए ऑप्शन देखिए, शुष्क कृषि विधि के द्वारा हम खारापन या क्षारीयता को मिटा सकते हैं, या फिर खेतों के अंदर यदि हम जिप्सम का प्रयोग करें तो हम मिटा सकते हैं। सी ऑप्शन है वृक्षारोपण करके मिटाएं, या डी ऑप्शन है कि समोच्च रेखाओं के अनुसार यदि हम खेती करें पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर तो उससे मिट सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमको सही जो जवाब दिख रहा है वो है खेतों के अंदर हम जिप्सम का प्रयोग करें तो इसका समाधान हो सकता है। अब देखो हमें यह भी ध्यान रखना है कि मिट्टी में खारापन या मिट्टी की क्षारीयता की हम बात करें तो वो कौन सी मिट्टी होती है जिसको हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी के अंदर उसका जो पीएच मान है, हाइड्रोजन का जो मान है उसका वो 8.5 से अधिक होता है, 8.5 होता है, तो उसको हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं। और जब 7 तक 6.5 से 7 तक होता है वो सामान्य मिट्टी होती है, और इससे कम होती है तो इसको अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अम्लता की इसमें मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसमें क्षारीयता की मात्रा, खारेपन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके खारेपन का सॉल्यूशन जो होगा वो हमें क्या करना है, जिप्सम का प्रयोग हम इसमें करेंगे। जिप्सम के अलावा एक होता है फास्को जिप्सम, यानी जिप्सम का ही एक प्रकार है फास्को जिप्सम। दोनों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर खारापन और क्षारीयता की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न के बाद 8वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 9 है वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है उसमें उसकी मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हमें देखना है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से वहां की मिट्टी जो है वो धीरे धीरे उसमें क्षार की मात्रा बढ़ जाती है या वो अम्लीय हो जाती है। यह ऑप्शन में आपके देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव होना, ऊपर से नीचे की तरफ रिसाव होना, एक तो ये है। दूसरा है नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं के द्वारा रिसाव होना, 2। और तीसरा आपका है जल प्रवाह, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपको अपलक्षण, यानी घुल करके बह जाना। अब आपको यहाँ बताना है कि राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो पानी जो है वो खारा हो जाता है ना, और उसका प्रभाव मिट्टी के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ पे मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय किस वजह से बनती है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं के द्वारा जो रिसाव होता है, जिसको हम देखिए एक ये भी नाम दे सकते हैं केशाकर्षण प्रक्रिया। उसको हम क्या कर सकते हैं, केशाकर्षण, इसको हम पद्धति कहेंगे, केशाकर्षण पद्धति। इस केशाकर्षण पद्धति में होता क्या है, इस केशाकर्षण पद्धति में क्या होता है, क्योंकि राजस्थान की जो यहाँ की जो चट्टाने हैं उसमें पानी के नीचे जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार के चट्टाने हैं, लवणीय शैलें हैं वहाँ पे। और उन लवणीय शैलों में क्या होता है, धीरे धीरे जो नमक होता है वो परत दर परत है वो ऊपर आता रहता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं केशाकर्षण पद्धति। और केशाकर्षण पद्धति के द्वारा जो है वो परतें हैं, वो नमक की परतें धीरे धीरे क्या हो जाती है, मिट्टी के ऊपरी भाग में आ जाती है, और मिट्टियाँ कैसी हो जाती है, क्षारीय बन जाती है, लवणता की मात्रा उसमें ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशाकर्षण पद्धति, जिसको हम केशिकाओं के द्वारा जो पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है उसके माध्यम से यहाँ की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। इस समस्या के बारे में लगभग जो नहरी क्षेत्र में लोग हैं उनको तो पता ही होगा। सेम जिसका नाम है किस स्थिति से संबंधित है, RS 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको देखना है, देखिए सेम एक प्रॉब्लम का नाम है, समस्या का नाम है पहली बात तो। अब वो कौन सी समस्या है, क्या समस्या है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए ए ऑप्शन में देखिए रेत ऑब्लिक बालू के टीलों का निर्माण होना सेम है। बी ऑप्शन दिया हुआ है पारिस्थितिकी में परिवर्तन होना सेम है। सी ऑप्शन दिया हुआ है कि मिट्टी या मृदा के अंदर जो अपरदन होता है या जो मिट्टी में कटाव होता है, इरोजन होता है, उसको क्या हम सेम कहते हैं, या फिर पेड़ों को काटने को सेम कहते हैं, किसको सेम कहते हैं। तो यहाँ हमको 3 ऑप्शन तो बिल्कुल अलग दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी में परिवर्तन को सेम कैसे कहते हैं। देखिए राजस्थान का जो हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, वहाँ की परिस्थिति कैसी थी, वहाँ की पारिस्थितिकी एनवायरमेंट कैसा था, वहाँ का शुष्क था, ठीक है। लेकिन वहां पे नहरी पानी की व्यवस्था के कारण जहां पे बालू के टीले हुआ करते थे, रेत के टीले हुआ करते थे, बालू मिट्टी हुआ करती थी, वहां आज जो है वो पानी की मात्रा मिलने की वजह से, सिंचाई की सुविधा मिलने की वजह से वहां पे सिंचाई का अधिक जल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। नहर और वितरिकाओं से जल का रिसाव हो रहा है ना, और जल की निकास की अच्छी व्यवस्था खेतों के अंदर नहीं होने से, है ना, उस वजह से पानी क्या हो रहा है, भूमि के अंदर
जो है वो सतह के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि भूमि की सतह के नीचे तो क्या है, सतह के नीचे लवणता की परत है। अब वहां वो पानी नीचे जा नहीं रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो इस वजह से वहां के जो खेत हैं नहरी क्षेत्रों के अंदर, वहां पे सेम की प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो गए हैं। इसको हम बोलेंगे पारिस्थितिकी बनी परिवर्तन, यानी पहले जिस प्रकार की पारिस्थितिकी थी, अब वो पारिस्थितिकी वहां पे चेंज हो गई है। वहां पे अब पानी का भराव हो रहा है, जहां पे रेत के टीले हुआ करते थे वहां पे पानी का भराव हो रहा है ना। यहाँ से रेत के टीलों से अब क्या हो गया है, सेम की प्रॉब्लम वहां पे हो गई है। अब चलिए, यहाँ हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, राजस्थान के अंदर जो बेकार भूमि का क्षेत्र है वो किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे हम बात करें, देखो हमें क्या है कि हम देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला होता है उसी में बेकार भूमि हो सकता है कि वहाँ काम की भूमि भी हो सकती है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है कि एक इस प्रकार का एक सिस्टम बैठा है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला है वहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक होने की वजह से वहां पे बेकार भूमि सबसे ज्यादा है। इसलिए यहां हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले के अंदर 68 पॉइंट, यानी वहां का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 68.34 यानी कि 34% जो क्षेत्र है वह बेकार भूमि का क्षेत्र है। इसलिए सबसे ज्यादा बेकार भूमि का क्षेत्र कहां हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 वापस जो पहला प्रश्न था उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे वर्गीकरण अलग टाइप से किया गया है। हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है। हमने वहाँ पहले प्रश्न देखा था कि हाड़ौती की जो मिट्टी थी वो वर्टिशोल प्रकार की थी, है ना। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि वर्टिशोल टाइप नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कछारी या जलोढ़ प्रकार की है। बी ऑप्शन दिया है कि लाल प्रकार की है, सी ऑप्शन दिया है कि भूरी प्रकार की है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है कि मध्यम काली प्रकार की है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्यम और काली प्रकार की। तो यदि हम बात करें कि वर्टिशोल प्रकार की मिट्टी किस प्रकार की होती है, मध्यम और काले प्रकार की होती है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी वर्टिशोल प्रकार की है, मध्यम काली प्रकार की है। इस मिट्टी के अंदर फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास एक पर्याप्त मात्रा में होता है, और इस मिट्टी के अंदर व्यावसायिक फसलों की अच्छी उपज होती है। व्यावसायिक फसलों की हम बात करें, काली मिट्टी के अंदर हम बात करते हैं कपास का उत्पादन अच्छा होता है ना। तो ये किस प्रकार की फसल है, एक व्यावसायिक एक व्यापारिक फसल है। तो यहाँ पे इस प्रकार की फसलें अधिक मात्रा में बोई जाती है, या इस प्रकार की फसलों का अधिक उत्पादन, यहाँ पे अच्छी उपज प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ है भाई, ये बताना आपको मित्रों। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र देखिए, ए ऑप्शन में दिया गया है बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में है, बी ऑप्शन दिया है राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, सी ऑप्शन दिया है वापस वही हाड़ौती के पठार में है, और डी ऑप्शन दिया है आपको अरावली के जो दोनों तरफ के भाग है, यानी दोनों तरफ तलहटी वाले भाग है वहां पे मिलती है। तो आपको बताना है कौन सा है। जहां आपका सही जवाब हो जाएगा, जहां पे बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पे यह इस प्रकार की भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। अब हमें ये देखना है कि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, बनास नदी निकलती कहां से है। तो देखो बनास नदी है वह कुंभलगढ़ जिले से, कुंभलगढ़ के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई, राजसमंद से हो गई। राजसमंद से यह जो है वो चित्तौड़ की तरफ बढ़ती है, चित्तौड़ से यह भीलवाड़ा की तरफ बढ़ती है आगे, भीलवाड़ा से फिर ये अजमेर, अजमेर से फिर ये टोंक, टोंक से होते हुए यह सवाई माधोपुर तक चली जाती है, और सवाई माधोपुर में जाकर के यह रामेश्वरम नामक स्थान पे जो है वो त्रिवेणी बनाती है। तो रामेश्वरम नामक स्थान पे जाकर के मिलती। तो ये इसका क्या हो गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया। तो बनास नदी के इस प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी का जो है वो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र के अंदर भूरी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 14, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड, ये एक बोर्ड का नाम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन, दो कमीशन। हम यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो बोर्ड जिसका नाम है राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड, दूसरा है राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे भूमि संसाधन है उसका बचाव करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए और उसको विकसित करने के लिए जो कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो वो कमीशन है वो किन समस्याओं से जुड़े, ये दोनों जो चीजें हैं यानी कि एक बोर्ड और कमीशन दोनों किन समस्याओं से जुड़े हुए, उनका संबंध किन से है वो हमें बताना है। उनका संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है,
ए ऑप्शन में दिया गया कि इससे है क्या उनका संबंध, या फिर उनका संबंध इससे है बंजर भूमि के उचित उपयोग से है, क्या उनका संबंध खेती योग्य भूमि की पहचान करना है और उसके विकास करने से है, या फिर उनका संबंध है वो भूमि और मिट्टी के क्षरण और अपकर्षण से है। किससे संबंध है उनका, इन दोनों बोर्ड और एक्स कमीशन का किससे संबंध है? तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा जो बंजर भूमि राजस्थान के अंदर है, उस बंजर भूमि का हम किस प्रकार से उचित यूज कर सकते हैं ना, उचित प्रयोग कर सकते हैं उसका, हमारी भूमि का, क्योंकि लैंड यूज का मतलब भूमि का प्रयोग करना है, और जो हमारा भूमि संसाधन है, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है, उसको बचाना, धीरे धीरे बंजर हो रही है तो उसको भी कंजर्वेशन करना है, उसका भी संरक्षण करना है, और हमें उस भूमि का प्रयोग भी करना है, उसका डेवलपमेंट भी करना है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बंजर भूमि के उचित उपयोग से संबंधित होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मित्रों। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 और अंतिम प्रश्न है इसका वीडियो का। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति जो कि राज्य के बनने के बाद लगभग लागू होना शुरू हो गई थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका कौन सा था? भूमि सुधार नीति लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा था? ए ऑप्शन दिया हुआ है कृषि पैदावार में वृद्धि करना, बी ऑप्शन दिया हुआ है जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार करना, सी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का निवारण करना, और डी ऑप्शन दिया हुआ है शोषण व सामाजिक अन्याय के जितने भी समस्त तत्व हैं उनका विलोपन करना। यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट जो उपयुक्त लग रहा है कि शोषण व सामाजिक अन्याय के जितने भी तत्व हैं, जो हम देखते हैं कि मतलब देश के आज़ाद होने के बाद से, या हम बात करें राजस्थान के बनने से पहले, जो राजस्थान के अंदर जो शोषण और सामाजिक अन्याय के जितने भी एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उनका विलोपन करना, उनको हटाना, ये भूमि सुधार नीति लागू करने का प्रमुख उद्देश्य सरकार का रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात कि राजस्थान राज्य का जब गठन हुआ था उस समय लगभग 80% यहाँ की जो भूमि है वो 80% भूमि है, यानी 80% भूमि क्या, 80% गांवों की जो भूमि है वो जागीरदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा से रिलेटेड थी, मतलब किसी के पास जमीन नहीं थी। 20% लोगों के पास रैयतवाड़ी यानी कि खुद की जमीन थी उनकी, बाकी लोगों के पास उनकी स्वयं की जमीन नहीं थी। इसलिए इसका हम कह सकते हैं कि उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ बेगार प्रथा वाला काम हो रहा था, उनके साथ सामाजिक रूप से अन्याय हो रहा था। इसलिए तो सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जितने भी तत्व हैं जिनसे कि शोषण और सामाजिक अन्याय हो रहा है उन समस्त तत्वों का विलोपन कर दिया जाए। इसलिए वहां पे राजस्थान में शासन ने क्या किया, भूमि सुधार नीति है वो लागू की थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन मित्रों सही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के साथ ही आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ है, और कल जब भी नया वीडियो आएगा उसमें आपके लिए और इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल विश्लेषण के साथ में लेके आएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी जितने भी आपके मित्र हैं, सभी जो दोस्त हैं, उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।